ओके, सो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी चार पॉइंट्स के वर्टाइसेस गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये यहाँ पर पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके वर्टाइसेस भी ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों और ये दोनों, एंड सिमिलरली ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD। समझ में आया? अगर AC और BD भी इक्वल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस छोटा सा डिफरेंस होता है, उसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो हम टोटल 6 डिस्टेंसेस निकालेंगे। सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर उसके बाद BC निकालेंगे, फिर उसके बाद CD निकालेंगे, फिर उसके बाद DA निकालेंगे, मतलब चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे। फिर डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, दैट इज AC एंड BD। टोटल 6 क्वांटिटीज निकालेंगे। तो चलो AB निकालो। AB Sir, 6. 6 आ रहा है। Yes, sir. ओके, AB की वैल्यू 6 आ रही है। BC की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, √43। ओके, कंटिन्यू करो। 3 square 9, 5 square 25, So 20 99. नहीं, 9 प्लस 9 18 प्लस 25 मतलब 35, 43 आएगा, √43 आएगा। कैलकुलेशन में गलती हो रही है, उसको देखो कहाँ पर गलती है। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछना मुझसे। √43 इज करेक्ट। CD x2 माइनस x1, 2 माइनस 4। अच्छा, ये अभी किसका गलत आया था, वंशिका का गलत आया था क्या, बताओ तो वंशिका। Yes, sir. बताओ तो क्या गलती हुई, बाकी लोग अपना बनाओ, मयंक और वरुणी अपना बनाओ तो तुम लोग। मैंने 9 प्लस 81 प्लस 9 किया. कौन सा वाले टर्म में गलत किया, देखो B और C में लगा रहे होगे ना, तो पहले 4 - 1 ये ठीक था, Yes, sir. फिर वो -7 और +2 मैंने लिखा है, वहां पर गलती किया क्या, -7। Yes, sir. हाँ, तो यहां पर देखो क्या गलती कर रहे होगे, मैं समझ गया। यहां पर ना तुमको क्या लिखना चाहिए, लिखना चाहिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो y2 की वैल्यू इस केस में क्या है, -7, तो -7 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। सो ये जो -2 है ना, ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। सो दैट्स वाई ये -7 +2 मतलब ये क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसको 9 ले रहे होगे, यही गलती हुई होगी, है ना। Yes, sir. हाँ, उसको इम्प्रूव करो, वो माइनस प्लस की मिस्टेक। Yes, sir. ओके, DA की लेंथ बताओ कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद, √43 आ रही है। सॉरी, CD की वैल्यू 6 आ रही है और DA की वैल्यू कितनी आ रही है, √43। वरुणी आया ये दोनों। Yes, sir. हम्म, अब ACBD डायगोनल्स निकालो। AC √155 और BD की लेंथ √3, बहुत छोटा आ रहा है ये। BD एक बार चेक करो, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो 2 - 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -3 +2 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1, हाँ करेक्ट है, √3 आएगा। यस, √3। ठीक है, सो क्लियर है। AC AB इज इक्वल टू CD एंड BC is equal to AD. Also, AC is not equal to BD. Hence, ABCD are the vertices of a parallelogram.
ठीक है, जिनका कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इन सारी चीजों को नोट कर लो और आप लोग कैलकुलेट करके वेरीफाई करना आप लोगों का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of set of points equidistant from the points this and this। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स निकालना है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो पहले मैं आपको समझाता हूं इसको ग्राफिकली क्या चीज निकालना है, समझो। सपोज हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और यहां पर हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3,2,-1। ठीक है, अब जो पॉइंट होगा जो इससे इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है, वो एक्चुअली कहां पर आएगा, तो उसके लिए ना मैं ए और बी को दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ये मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट यहां पर कहीं आएगा जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ यहां पर आए, हो सकता है वो पॉइंट यहां पर भी आ सकता है, तब भी इस पॉइंट का और बी का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। समझ में आ रहा है, हो सकता है वो पॉइंट यहां पर आए, हो सकता है वो पॉइंट यहां पर आए, यहां पर आए, या इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो इतने सारे वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि ए और बी से क्या हो, इक्वल डिस्टेंसेस पे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड करेंगे, लोकेट करेंगे, इसका लोकस ड्रॉ करेंगे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स हैं ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड द इक्वेशन बोल रहा है वो किसकी इक्वेशन बोल रहा है, इस लाइन की इक्वेशन बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, so line is actually set of points, find the equation of set of points which is equidistant from this and this point। क्लियर, अब बताओ कैसे निकालेंगे इक्वेशन इस लाइन की। सिंपल है, हम इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ये जो पॉइंट एक्स वाई जेड है कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, इस पॉइंट एक्स वाई जेड का ए और बी से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट एक्स वाई जेड को मैं पी कंसीडर करता हूं, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो ये होगा ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। क्लियर, बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंट। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, तो अंडर रूट एपी में जब अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1, मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दैट इज z माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा AP, दैट इज इक्वल टू BP। तो BP में भी अप्लाई करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 मतलब कि z प्लस वन का, याद रखना ये प्लस वन हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर लो, तो लेफ्ट साइड बचेगा x प्लस वन, सॉरी x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस z माइनस थ्री का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में भी स्क्वायरिंग होगी, तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर प्लस z प्लस वन होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब जो तीनों पार्ट्स यहां पर दिखे ना, मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट लेफ्ट में, और तीन पार्ट्स राइट में, तीनों को एक्सपांड कर देते हैं आइडेंटिटी से, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक्सपांशन के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस नाइन
minus 6z is equal to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4y plus z square plus 1 plus 2z। ये बनेगी ओवरऑल एक्सप्रेशन। अब लेफ्ट और राइट साइड में आप एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर कटेगा, जेड स्क्वायर कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या देख लो, -4y और -4y कट जाएगा, लेफ्ट और राइट में सेम है। ये वाला 4 और ये वाला 4 कट जाएगा, और ये वाला 9 और ये वाला 9 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। क्या क्या बच गया हमारे पास उसको लिख लेते हैं। सो -2x -6z is equals to -6x plus 2z। ये बन गया, ये बचेगा ना, ठीक है। x वाली टर्म को एक तरफ, z वाली टर्म को दूसरी तरफ। सो 6x minus 2x is equals to 6z plus 2z। you'll get 4x is equals to 8z, and further it will be x is equals to 2z। ठीक है, तो ये हो जाएगी उस लाइन की इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, ये कैसे लाइन की इक्वेशन हो गई? स्ट्रेट लाइन तो हमने पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं। क्या आता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन अलग और यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन अलग, ऐसा क्यों? कोई आंसर करेगा? हाँ, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो हम इक्वेशन पढ़ते थे ना, वो 2D में होती थी, वो 2 डायमेंशनल में, क्योंकि हम दो ही एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उस समय आप ये समझ लो वो स्ट्रेट लाइन ना एक वॉल पे चिपकी हुई है, ठीक है। और अब जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक रूम में है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो अब 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तो इसलिए एक्स और जेड आया है, वाई भी आ सकता है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है, यहां पर कहीं पर भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि स्क्वायर आ गया मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, लाइन की इक्वेशन नहीं बनेगी। फिर वो हो सकता है वो पैराबोला, एलिप्स, कर्व, मतलब जो भी कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर ये चीज? सबको समझ में आ गया? वरुणी, वंशिका, ओके? यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो उसमें लाइन की 3D वाली इक्वेशन आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मतलब जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, ये लाइन और ये प्लेन जो है ये पीछे नहीं छोड़ता। मतलब अभी तो 2D पढ़ा, 3D वाली भी लाइन आएगी, फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी आएगा। जब उसके बाद अगर आप साइंस में जाते हो या आर्किटेक्चर में भी जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, तो प्रोजेक्शन में कैसे होगा कि मान लो एक लाइन है, एक रूम में रखी हुई है, तो उसको अगर आप ऊपर से देख रहे होगे तो उसका प्रोजेक्शन कैसा जाएगा? तो ये बहुत मुश्किल है उसको सोचना, क्योंकि अगर लाइन ऐसी है ना तो उसका प्रोजेक्शन जो है ना वो एक छोटी लाइन बनेगी एक्चुअल उससे, इधर से एक अलग टाइप की लाइन बनेगी, इधर से उसका एक अलग टाइप का शो बनेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये लाइन का प्रोजेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, लाइन को इतना एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है अलग अलग डायमेंशंस में, उसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब इमेजेस देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक फ्रैक्चर भी डायग्नोस कर रहे हैं, तो फ्रैक्चर डायग्नोस करने के लिए उसकी अलग अलग जगह से इमेज ली जाती है ना, या सीटी स्कैन किया जाता है तो घुमा के पूरी इमेज ली जाती है ना, तो उसका वो 3D व्यू देखने के लिए कि एक्चुअल में कौन से पार्ट में डैमेज है, तो ये सब एनालाइज करने के लिए। सिमिलरली बाकी जगह पे भी ये चीज यूज होती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या बाकी इंडस्ट्री हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, the sum of whose distances from A and B is equal to 10। अब यहां पर क्या लिख रहा है, ये भी थोड़ा सिमिलर टाइप का ही चीज है, ठीक है। यहां पर इसने ये बोला कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है A, मान लो ये पॉइंट A है और ये हो गई उस पॉइंट के A का कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट B है और ये हो गया पॉइंट B का कोऑर्डिनेट।
ठीक है। अब आपको फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब अगेन आपको क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू पॉइंट इज 10, मतलब इन दोनों पॉइंट से उस लाइन का जो डिस्टेंस है उसका सम कितना है, 10 है। तो मान लेते हैं ये वो लाइन है, और इस लाइन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट P का इस वाले पॉइंट A से और B से जो डिस्टेंस होगा उसका सम कितना है, 10 है। समझ में आई ये चीज। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता तो हम उसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं, और हम इक्वेशन यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, दोनों के बीच के डिस्टेंस का सम 10, ठीक है। अब पीए निकालते हैं, तो पीए निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर, z माइनस 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, ये हो जाएगा पीए। हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो पूछो। सर ओके, फिर पीबी बताओ, पीबी क्या होगा, अंडर रूट प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। करेक्ट, प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये बन गया एक्सप्रेशन। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या जाने वाली है पता है, अभी अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे ना, तो स्क्वायरिंग करने पे बोथ साइड पे यहाँ पर इसका क्या होगा, होल स्क्वायर बनेगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ इसका होल स्क्वायर बनेगा। आप ये गलती नहीं कर सकते कि अलग अलग टर्म का स्क्वायर करो, हमारे पास वो रूल नहीं है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड का कंप्लीट स्क्वायर। तो इसमें इश्यू ये जाएगा कि लेफ्ट साइड में ए, ये पूरा ए कंसीडर होगा, ये पूरा बी कंसीडर होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चलेगा, लेकिन वो जो प्लस 2ab वाली टर्म आ रही है ना, उसको सिंप्लीफाई करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ द साइड अप्लाई न करके क्या करेंगे, हम एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये प्रोसेस यूज करेंगे, उससे ज्यादा इजी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हम यही काम करते हैं, ये वाली टर्म को सपोज हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, रूट ओवर, लेफ्ट साइड में तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इज इक्वल्स टू 10 माइनस ये वाली टर्म, क्या आ गया, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर हो गया और यहां पर ये राइट साइड का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो बहुत सिंपल है, ये जो स्क्वायर है और रूट है दोनों कट जाएगा, तो सिंपली रूट के अंदर वाली टर्म बच जाएगी, मतलब कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचेगा। और राइट हैंड साइड में ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b कंसीडर होगा, ये ध्यान देना, दिस कंप्लीट पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज b, सो a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। सो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर में वो रूट हट के जो बचा वो बचेगा, मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर लास्ट में आएगा माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। तो -2ab, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो इनिशियली यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये जेड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में फर्दर आप x माइनस 4 के होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, और राइट हैंड साइड में बचेगा 100 प्लस यहां पर x प्लस 4 होल स्क्वायर को भी एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस 16 प्लस 8x, और यहां पर बचा -20, और ये रूट वाली टर्म एज इट इज। ठीक है यहां तक। फर्दर आपको और कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये +16 और ये वाला +16 वाला टर्म। ठीक है, और कुछ तो कटते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा कि ये जो टर्म है, मतलब कि ये वाली टर्म, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर दें, मतलब बिना रूट वाली टर्म, और ये वाली जो टर्म है रूट वाली टर्म, उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इस तरफ। मैंने साइन को देखते हुए सेलेक्ट किया किसको किस तरफ शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो जब ये शिफ्टिंग होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, +20 इंटू रूट ओवर ये पूरा का पूरा पार्ट, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 8 + 8 मतलब 16x हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब यहां फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, राइट साइड में कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, आई थिंक 4 कॉमन निकाल Yes. लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहां पर, 4x प्लस 25, यही बचेगा। 25 प्लस 4x या 4x प्लस 25, यहां पर ये 20 इंटू ये रूट वाली टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये 4 5 ये कट करेंगे। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बच गई उसको लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 5 इंटू ये रूट वाली टर्म, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4x प्लस 25 ये वाली टर्म। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हैं हम। ठीक है, फर्दर फिर से रूट हट जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, और जो वो रूट वाली टर्म थी उसमें से अब रूट हट जाएगा, तो उसमें से रूट हटा दो। ठीक है, तो ये पूरा जो 25 है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जब स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैं यहीं पर ये वाला स्क्वायरिंग वाला पार्ट लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। सो a स्क्वायर मतलब कि 16x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस 2ab, तो प्लस 200x आएगा। एक बार कंफर्म करो तो यही आ रहा है कि एक्सपांशन के बाद वही आ रहा है ना। हम्म। 25 माइनस 16 मतलब 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और -225, दैट इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है इक्वेशन, एक बार चेक करना, तो यही बन रहा है क्या।
वंशिका वरुणी कंफर्म करो एक बार आया क्या यहाँ यस तक? सर। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ये एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो इक्वेशन बन रही है ये लाइन की इक्वेशन, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। तो मैंने तो रफ में आइडिया लगाया था, हो सकता है वो लाइन हो, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लाइन नहीं, वो कोई सा कर्व बन रहा है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीटली एक नया टॉपिक है, ठीक है। जैसा आपने 10th में पढ़ा था बस वैसा ही है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सेक्शन फॉर्मूला आपने लाइंस में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइंस में, यहां पर भी वही है। सिर्फ यहां पर चेंजेस क्या है, थर्ड डायमेंशन आ जाएगा जेड वाला, ठीक है। तो मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लो। सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने स्क्रीन में, ठीक है। दो केस में एक्चुअली डिवाइडेड है। फर्स्ट जो केस है जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है तब। इंटरनली वाला क्या केस है जो वो समझना, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बन रहा है एबी। इस लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कोई पॉइंट सी आ रहा है और वो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ये पॉइंट सी इस लाइन को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि पॉइंट सी जो है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर वो उसके बीच में आ रहा है तब। और अगर मान लो सेकेंड केस में ये हो गया पॉइंट ए और उसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी और उसका कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट ए बी। और सपोज पॉइंट सी जो है वो ए बी के बाहर है, मतलब ए बी को एक्सटेंड करने पे जो लाइन बनेगी उस पे सी आ रहा है, ठीक है। तब ये जो रेशियो होगा ए सी बाय, देखो एम क्या है ए सी और एन क्या है बी सी, तब ए सी बाय बी सी का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिविजन। हम बोलेंगे कि सी जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को। समझ में आया? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सामने यहां पर लिखा हुआ है। इंटरनली डिवाइड करेगा तो नॉर्मल जो फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था वही है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और z में भी वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो चेंज कहां पर होगा, ये जो बीच में प्लस आता था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन दैट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लिखना हो जाए तो मुझे बता देना, सो दैट फिर हम हो गया। मतलब ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली समझ में नहीं आता कि आखिरकार एक्सटर्नली कैसे कट कर सकता है। तो इसलिए ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। वंशिका और वरुणी आप दोनों नोट कर रहे हो ना?
हो गया? हो गया क्या तुम दोनों का? वंशिका एंड वरुणी बताओ जल्दी एक बार, सो यस दैट हम सर। क्वेश्चन पे, ओके, तो चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है? आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.3 पे। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment joining the points this and this। मतलब आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्चुअली यहां पर गिवन है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको हम कंसीडर करते हैं ए, सेकंड वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं बी, और ये बन गया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट, ठीक है? सो आपको क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूं पॉइंट पी। उसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसको हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने ले लिया उसका रेशियो। समझ में आ गया? तो क्लियर है? आपको m की वैल्यू गिवन है 2, n की वैल्यू गिवन है 3, और ये हो गया आपका x1 y1 z1, और ये हो गया आपका x2 y2 z2। सिंपली फॉर्मूला लिख लो एक बार। फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटरनली के केस में, और वैल्यू पुट कर दो, आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी m मतलब कि 2, x2 मतलब 1, n की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3। इट मींस यू विल गेट x इज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? -4/5, 2 और -6, ठीक है, -4/5, ठीक है। सेम फॉर्मूला y के लिए अप्लाई करो और y कोऑर्डिनेट निकालो। एक बार फिर से रिपीट करना, क्या आया y कोऑर्डिनेट वरुणी? 1/5। 12/5। 1/5। अच्छा, 1/5। ओके, वेरीफाई करो और किसी का सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, ओके। नेक्स्ट z कोऑर्डिनेट। अच्छा, 27/5 आ रहा है मयंक का। तुम दोनों भी एक बार कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या? यस सर, सेम आ रहा है। ओके यस सर, सेम है। ओके, तो इंटरनली वाला हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नली पे, ठीक है? तो एक्सटर्नली में देखो कहां कहां पर चेंजेस होगा। सबसे पहले ये डायग्राम यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? हालांकि डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं सो दैट आपको क्लियर रहे पिक्चर। ये वाला पॉइंट हो जाएगा सपोज पॉइंट पी, ठीक है? रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो यहां पर ये ए से लेके पी तक, ये है आपका एम जो कि गिवन है 2, और बी से लेके पी तक ये है आपका एन जो कि है 3। समझ में आ रहा है ये चीज? हालांकि पॉइंट पी उस केस में उस तरफ बनना चाहिए, तभी 2:3 वैसा बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो डायग्राम से उतना कोई मतलब है नहीं, सीधा हमको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। तो एक्स वाई सेट ले लिया। फॉर्मूले में कहां पर चेंज आ जाएगा? ये बीच में बस माइनस आएगा, तो माइनस। सॉरी फॉर्मूले में बीच में माइनस लगा दो और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। चलो, फर्स्ट का 8/5। फर्स्ट का 8/5 कि -8/5?
mx2, m की वैल्यू क्या लिया 2, x2 की yes वैल्यू sir. x2 की वैल्यू 1 डिवाइडेड माइनस n x1, तो n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय m माइनस n। हाँ यहां भी गलती कर रहे हो, m माइनस n मतलब कि 2 माइनस 3 होगा ना, डिनोमिनेटर में भी तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -4/-1, तो x की वैल्यू तो 4 आनी चाहिए, चेक करो तो 4 आ रही है क्या? नीचे भी तो m-n होता है ना, -8। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ हाँ +6, ओके करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 6 प्लस एक मिनट, +6 अपॉन -8 आएगा ना, हाँ -8, यस -8 आ रहा है। Yes sir. हम्म, ठीक है, सेकेंड वाले में भी करो सॉल्यूशन और बताओ मुझे y की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, +17 आ रही है क्या, कंफर्म करना। Yes, sir. ओके, z की वैल्यू, 3. ओके गुड, सो ये मिल गया। एक बार बुक में आंसर क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि ये एक्सटर्नली भी ना प्रैक्टिस कम रहती एक्सटर्नली की, इसलिए ना यूजुअली क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सेम है ना, ठीक है ओके। ओके इरेज कर रहा हूं फिर मैं इसको, आप लोगों को क्लियर हो गया मतलब इंटरनली एक्सटर्नली में रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गिवन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। सिचुएशन को समझो यहां पर, ठीक है। मैं ना पहले सबसे पहले एक लाइन बना रहा हूं, ये हो गई सपोज एक लाइन, ये हो गई एक लाइन, ठीक है। इस लाइन में सबसे पहले ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3, 2, -4। इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट R, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9, 8, -10, ठीक है। पॉइंट Q भी कहीं पर है, कहां पर है हमको नहीं पता, लेकिन P Q R तीनों कोलिनियर है। हो सकता है वो P और R के बीच में आए या P और R के बाहर आए, तो हम मान लेते हैं कि वो यहां पर है, ठीक है। वो पॉइंट Q जो है वो यहां पर है, उसका कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है 5, 4, -6, ठीक है। और पॉइंट Q जो है वो इस लाइन सेगमेंट PR को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको यही रेशियो निकालना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, तो इसके लिए हम मेथड क्या यूज करते थे, सेक्शन फॉर्मूला हम लिख देते थे। x के लिए जैसे क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, अभी इंटरनली हम कंसीडर करें तब x की वैल्यू यहां से आएगी, ये हो गया आपका x, मतलब ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू k x2 की वैल्यू 9 प्लस n मतलब कि 1, x1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 को यहां पर, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। फर्दर ये 3 इस तरफ, ये इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4k एंड यूल गेट k इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर हो गया ये चीज, k की वैल्यू 1/2 आई। Yes sir. मतलब ये पॉइंट Q जो है ये इस लाइन सेगमेंट PR को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। अब इंटरनली ही करेगा कैसे पता चला, क्योंकि जब भी K पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। K अगर नेगेटिव आ गया ना तो हम उसको एक्सटर्नली मानते हैं। क्लियर ये चीज?
Yes, sir. ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। 3, 4, 5 तीन क्वेश्चंस यहाँ से बचे, मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस बचे। मिसलेनियस से आप लोग कुछ क्वेश्चंस, एक्चुअली मिसलेनियस का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग एग्जाम्पल 13 तक सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करके लाओ, ठीक है? एग्जाम्पल 13 तक सबको बोल रहा हूं, ठीक है? वरुणी, वंशिका, ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।